हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी में जितनी भी एनर्जी चाहिए वो तो फूड से आती है। ठीक है भाई, अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको न्यूट्रिशन तो समझा दिया। न्यूट्रिशन में क्या होता है? हमारा जो फूड है उसकी डाइजेशन होती है एंड अल्टीमेटली ना ग्लूकोज में मिलती है। लेकिन अभी ये ग्लूकोज भी काफ़ी नहीं है। हमारे सेल को तो हर चीज़ एटीपी के फॉर्म में चाहिए। भाई हमको एनर्जी तो एटीपी के फॉर्म में चाहिए, तो ये एटीपी कैसे आएगा? तो नाउ द थिंग इज, हमारी बॉडी में होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो ब्रीदिंग के समय हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, मैंने जो ऑक्सीजन इनहेल की वो इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करता है, इसको तोड़ता है और फाइनली तब हमें एटीपी मिलता है। सो दिस इज हाउ योर रेस्पिरेशन एंड योर न्यूट्रिशन इज कनेक्टेड। फिर ये जब एटीपी बनता है ना, मैंने आपको एक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करवाया था। आप ये वाली स्लाइड्स को देखिए बच्चों, मैंने पिछली क्लास में डिटेल में ये चीज़ समझा दी थी कि अब मेरे पास ग्लूकोज आया तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म के अंदर ये 3 कार्बन पायरोवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पायरोवेट के अंदर क्या होगा? अब ऑक्सीजन के थ्रू होगी एरोबिक ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन, इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये कहाँ होती है? हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसीलिए हम 9th में पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है। अब यहाँ पे ये CO2 आ रहा है भाई, है ना? ये CO2 का क्या करेंगे? तो यही CO2 है जो हम एक्सहेल करते हैं। तो आज हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है एंड कैसे हमारी बॉडी में CO2 जा रही है और किस तरीके से ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। चलो, अब लास्ट क्लास में मैंने जल्दी से आपको एक रेस्पिरेटरी ट्रैक समझाया था, तो हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम अपनी नोज के थ्रू सांस लेते हैं। तो आपके पास ना नेजल कैविटी होती है, तो यहाँ लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? नॉस्ट्रिल्स में आती है। नाउ देयर आर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, और ये जो नॉस्ट्रिल होती है ये डिवाइडेड किससे होती है? बीच में ये जो आपका ये लेयर होता है ना, दिस इज नोन एज सेप्टम। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? सेप्टम बोलोगे, जिससे ये डिवाइडेड होता है, जिससे राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स हो गई। ठीक है, अब यहां से हमारी एयर अंदर जाती है। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो खास बात है कि यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस, जो कि किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल्स को या कोई फाइन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी टाइप की कोई इम्प्यूरिटीज है, ये यहाँ पे उसको ट्रैप कर लेगा और आगे लंग्स में जाने नहीं देगा। क्योंकि लंग्स में चले जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है डस्ट इम्प्यूरिटीज यहाँ पे कर लेता है। तो यहाँ पे ना इसको बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट डिफेंस हो रहा है, पहले ही पैथोजेंस को अंदर जाने से रोक लिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये नेसल पैसेज से ऑक्सीजन अंदर गई, जानी है इसको लंग्स में। तो यहाँ पे एक चीज और बड़ी ख्याल रखा जाता है कि ये जो एयर है ना बच्चों, ये वार्म एयर होनी चाहिए। तो ये वार्म एयर जाती है हमारे लंग्स में। ठीक है, अब जब नॉस्ट्रिल में आ गए उसके बाद हम कहाँ आएंगे? फेरिंग्स में आएंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे आपके पास फेरिंग्स आता है। ठीक है, ये फेरिंग्स क्या होता है बच्चों? ये एक कॉमन पैसेज है। तो बेसिकली इट इज अ वाइड बॉक्स जो कि कॉमन है दोनों ही फूड के लिए और किसके लिए? गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये इट मेक श्योर कि जो फूड है वो ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में जाए, और जो गैसेस है वो अपनी कहाँ जाएगा बच्चों? ट्रैकिया में जाए। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखता है। जब यहाँ पे फेरिंग्स में आप आ जाते हो तो फर्दर फिर कहाँ आओगे? अब आओगे आप एपिग्लॉटिस, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन लैरिंक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे।
अब देखो भाई एपिग्लॉटिस का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। बोलते हैं ना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, मतलब उठपटांग हरकतें क्यों करनी है भाई, धक्का लग जाता है, अचानक से बहुत खांसी हो जाती है। उससे क्या होता है, जो हम सांस ले रहे हैं तो खाना हो सकता है हमारे विंड पाइप में चले जाए, हमारे ट्राकिया में चले जाए, तो उस टाइम ये एपिग्लॉटिस जो है ना उस चीज का ध्यान रखता है, ओपन और बंद होता रहता है। इसी की वजह से आपको कफिंग होती है, इसी की वजह से सडन कफिंग होती है। और बच्चों लैरिंग्स क्या होता है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, इट इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे। चलो उसके बाद क्या हो रहा है, देखो भाई एक लंबा सा टनल आ गया और इसको मैंने बोल दिया है ट्रैकिया। सो नाउ इट हैज कम, जो एयर है आपकी ट्रैकिया में आ गई है बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हो, बचपन में हम इसको विंड पाइप बोलते थे। अब यहाँ पे ना सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये ध्यान रखता है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, ऐसे पिचक नहीं जाए, ऐसे फूला रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सी शेप के स्ट्रक्चर्स है। अब ये ताकि ये कोलैप्स नहीं होगी तो एयर इजीली यहाँ से जा सकेगी, ये ऐसे पिचकेगी नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद भाई क्या आ गया, देखो यहाँ पे अब आ गया फाइनली हम आ गए लंग्स के अंदर। तो हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है, इसको हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं हो रहा है। ऑल राइट, ये प्लूरा देख रहे हो ना आप, इट इज अ थ्री लेयर कवरिंग होती है हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्दर ट्रैकिया है ये दो ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो जैसे ये आपका ट्रैकिया आता है ये अब फर्दर कन्वर्ट होता है एक ब्रोंकाई में। ठीक है, फर्दर बच्चों ये कन्वर्ट होगा किस में, दीज आर नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये कन्वर्ट होगा किस में, दीज आर नोन एज सेकेंडरी। फिर ये हो सकता है फर्दर कन्वर्ट हो जाए, इसको हम टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं। इस तरीके से ये फर्दर डिवाइड होता रहता है, जड़ों की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारे एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एल्वियोली का क्या फंक्शन है। एल्वियोली को एयर सैक्स बोलते हैं, ये ऑक्सीजन में लार्ज सरफेस एरिया कैसे प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जैसे लेट्स सपोज इसको डायग्राम को दोबारा देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लावर जैसे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ये ऐसे है, मान लो इसके ऊपर एयर आई, ये ऐसे फूल जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा एयर आ गई। अब इसके आसपास ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसके आसपास क्या होंगी, कैपिलरीज। तो अब रिलेट करो मुझे क्या करना था, मुझे ऑक्सीजन को लेके जाना है हर सेल के अंदर मुझे ऑक्सीजन को लेके जाना है। ठीक है, अब तो ब्लड ही तो लेके जाएगा, आखिरकार हमारी बॉडी में हर चीज ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन को लेके आएगा और हर जगह लेके जाएगा। सिमिलरली रेस्पिरेशन में CO2 भी जा रहा था, तो जब वो ऑक्सीजन ले रहा है ना बच्चों, उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है, और ये ना डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ऑब्वियसली लंग्स में CO2 कम थी तो यहाँ ब्लड से अंदर चली गई लंग्स के, और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी, बाहर ऑक्सीजन कम थी, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। ठीक है, इतना समझ आया सबको। अब एल्वेली की मैं क्या बात बता रही थी, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, ताकि वो एक्सचेंज डिफ्यूजन का प्रोसेस ठीक से हो पाए। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है,
आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अच्छे से समझ आया है बच्चों। ये होता है हमारा डायफ्राम, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, दिस इज योर डायफ्राम, और ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये ब्रीदिंग हो कैसे रहा है, तो क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आखिर आप ब्रीदिंग कैसे करते हो। तो देखो यहाँ पे, देखो इसी तरीके से लो, सब सांस लो लंबी लंबी, ठीक है, सब सांस लो, और देखो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हम एयर अंदर लेते हैं, क्या होता है, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर मूव इनसाइड, ठीक है, हमारी जो रिब्स होती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, है ना। रिब्स देखोगे इस तरीके से लिफ्ट हो जाएगी बच्चों आपकी, तो योर रिब्स लिफ्ट अप, ठीक है। जब ये लिफ्ट हो जाती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और डायफ्राम नीचे देखा, यहाँ पे अब टच करोगे देखोगे यहाँ पे फ्लैट सा हो जाएगा स्टमक, वहां पे अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और ये डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। सांस अंदर ली, रिब्स लिफ्ट हो गई, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लार्ज एरिया आ गया, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर अच्छे से आ जाती है, एंड फाइनली एल्वियोली में चली जाती है, और ये एल्वियोली जब ऑक्सीजन के संग भर गई है, ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, ओह क्या बोल रही हूँ, ये उसको ऑक्सीजन दे देगी ब्लड को, ठीक है, समझ आया। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, अब सब एक्सहेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ मेडिटेशन टाइप कुछ नहीं करा रही हूँ, कपालभाति नहीं करा रही हूँ, सिंपली आपको समझ आना चाहिए, ऑलराइट। अब हम एक्सहेल करें, एक्सहेल करो, सांस बाहर लो, देखो क्या होता है जब हम सांस बाहर लेते हैं, जो हम जैसे अंदर ली, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिलैक्स जो आपका डायफ्राम है बच्चों, वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स हो गया, चेस्ट कैविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है, एंड फाइनली जो एयर है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इट मूव्स आउट, फाइनली लंग से आती आती बाहर, नोज के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से होता है हमारा क्या, दिस इज योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको हम ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट आया है, आई होप किसी को लिखने में दिक्कत नहीं आई बच्चों। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जो कि आता है, तो किस तरीके से आना है, आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, और अच्छे से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का एक टेबल सा बना के, एक चार्ट सा बना के एक्सप्लेन कीजिएगा। नो नीड ऑफ राइटिंग टू मैनी सेंटेंसेस, उसमें मिस कर जाते हो, ऐसे घिसपॉश लगता है, क्लैरिटी दिखती है अगर आप चार्ट्स बनाते हो एंड टेबल्स बनाते हो, ठीक है। चलो, अब हमारी भाई ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, लेकिन ये पूरी बॉडी में ट्रैवल कैसे कर रही है, मैंने तो कह दिया भाई सिंपली इसको ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन ब्लड में कुछ तो होगा जो उसको ट्रैवल कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, विच इज डोनेटेड बाय कैपिटल H एंड स्मॉल b, ठीक है, ये होना चाहिए। अब क्या होता है, जो हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम RBCs बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम RBCs बोलते हैं, क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, विच इज अ आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो जिनको पता है कि प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, और ये आयरन बीच में होता है, चार मॉलिक्यूल्स इमेजिन करो, बीच में एक आयरन मॉइटी इमेजिन करो, इस तरीके का आपको हीमोग्लोबिन दिखता है, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके पास बड़ी हाई एफिनिटी होती है, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब बच्चों हाई एफिनिटी ऑक्सीजन का मतलब क्या है, बिल्कुल केमिस्ट्री वाला
है, यानी कि ये ऑक्सीजन से इसको बड़ा प्यार है, ये बहुत इजीली अपने आप को बाइंड कर देता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन, क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन और ये बच्चों बदल जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हो और इसी तरीके से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, उसको थोड़ी भूलेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रह गई तो वैसे ही मर जाएगा भाई इंसान, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भेजना है, उसमें भी काम आएगा। तो हीमोग्लोबिन हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, लेकिन इसकी काफी लेस एफिनिटी होती है, मतलब इतना ज्यादा ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता बॉडी में, क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी, कम बाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अगर मैं कहूं कि मेजरली ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो बच्चों दिस इज द स्टार पॉइंट, ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में। तो ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर आपका पानी है, वाटर है, तो ये सिंपल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, जब वो ब्लड कैपिलरीज उसको लेके आती है एल्वियोली के पास, तो वहां पे डिफ्यूजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चली जाती है, एल्वियोली से ऑक्सीजन में आ जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर। ठीक है, सबको समझ आया, एनी डाउट? चलो, ये है हमारा हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कि बॉनफायर नहीं करनी, कमरे में आग जला के नहीं सोना चाहिए, या किसी जगह पे जहां आग जल रही है वो एनक्लोज नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ी खतरनाक चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये क्या होती है, दिस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी, इसके पास सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की। तो जब हमारे आसपास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो सारी गैसेस जा रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, है ना, वाटर के ऊपर। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये इतना धोखेबाज है ना बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के संग जल्दी बाइंड हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के संग इतनी तेजी से बाइंड होता है कि पूरी हमारी बॉडी में पॉइजनस हो गया, मतलब टॉक्सिसिटी हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मर सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से मैं मर सकती हूँ अगर ऐसी पॉइजनिंग हो गई, सो दैट इज द थ्रेट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात की है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कमेंट्स देखे थे कि एक्सपेरिमेंट्स आते हैं कि या नहीं आते हैं। बच्चों, एक्सपेरिमेंट जरूर आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर में से तो जरूर आते हैं। फोटोसिंथेसिस वाला ले लो, ये रेस्पिरेशन का भी आता है, 2 मार्क्स का आ जाएगा ना। आपका सिंपल सा एक रीजनिंग लिखने को आ जाएगा, या आपको जैसे पता है कि सिलेबस में भी आपकी रिडक्शन हो गई है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कराएंगे। सिलेबस में रिडक्शन होने की वजह से हो सकता है एक चैप्टर की वेटेज और ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हर पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सो यू नीड टू डू इट। चलो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। नाउ एक हमारा एक्सपेरिमेंट होता है लाइम वाटर का। केमिस्ट्री में सभी बच्चों ने पढ़ा है कि लाइम वाटर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ किया, ये देखने के लिए कि हम जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो कैसे किया, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लिया। ठीक है, दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब यहाँ पे हमने एक्सहेल किया, क्या किया, एक्सहेल किया, तो ऑब्वियसली एक्सहेल किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। अब कैसे पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लाइम वाटर पूरा का पूरा मिल्की चेंज हो गया,
तो ये ऐसे नॉर्मली रखे रखे तो मिलके नहीं हो रहा था। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सेल है, जो हमारी एयर है विच इज कमिंग आउट, जो हमारी एयर है ठीक है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा इसमें से, तो छोड़ना नहीं है। और लिखने का तरीका होना चाहिए बायोलॉजी में, और कुछ नहीं चाहिए। चलो यहां पे मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, कि भाई मछलियां जो हैं वो बाहर क्यों आ जाती है। मछली तो जल की रानी होती है ना, ऐसे बोलते हैं कि बाहर आएगी तो मर जाएगी, ऐसा क्यों, व्हाई, क्यों वो थोड़ी देर भी मतलब इतनी चिलमिलासी क्यों जाती है बाहर एयर में। देखो हर चीज का एक रीजन होता है। जो आपकी फिशेस होती है ना बच्चों, उनके पास गिल्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स नहीं प्रेजेंट होते। और ये जो गिल्स हैं ये क्या करते हैं, डिजॉल्व, ठीक है, डिजॉल्व्ड गैसेस यूज करते हैं। तो डिजॉल्व्ड क्या है गैसेस, ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर बॉडीज के अंदर, पानी के अंदर, वो सिंपल मतलब गिल्स के थ्रू वाटर अंदर जाता है, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो डिफ्यूजन से यूज कर लेती है, पूरी बॉडी में फेंक देती है। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से उसको देती है और इस तरीके से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो गिल्स जो होती है बच्चों वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। नाउ अब अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जब हम इसको एयर में निकाल लेंगे, नाउ वी नो एयर में जो ऑक्सीजन है वो तो डिजॉल्व्ड फॉर्म में नहीं है, वो तो एज एयर है, और उनके पास तो नोज नहीं है, उनके पास तो लंग्स नहीं है, इसीलिए वो ब्रीद नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए दे डाई। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। Now this question is again very important. Question में पूछा है why is the rate of breathing in aquatic organism is much faster than terrestrial. Now बहुत ही easy question है, बिल्कुल पहले question के लिंक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अब जो मेरी फिशेस थी वो इतनी तेज तेज क्यों ब्रीद करती है। कभी देखा है, कभी फिशेस को देखना बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद लेती हैं, हम तो फिर भी धीरे धीरे सांस लेते हैं। मतलब मैं एक सांस में कितना, मतलब मैं कितना कुछ बोल रही हूँ एक सांस में, है ना, तो मैं जल्दी जल्दी तो सांस नहीं लेते, हम तो धीरे धीरे सांस लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो बहुत स्लो ब्रीदिंग, स्लो नहीं फास्ट ब्रीदिंग, वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। क्यों करते हैं? नाउ अगेन रीजन, क्योंकि उनको यूज करनी होती है ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व्ड है इन वाटर में। Whereas on the other hand जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कई ज्यादा है, लेकिन डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कई कम है ना। पानी में H2O है बच्चों, पानी, ऑक्सीजन कम है, लेकिन O2 बहुत सारा प्रेजेंट है एयर में, है ना। तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए हम एक बारी में बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स तो मीट करनी है, तो उसलिए इतनी सारी ऑक्सीजन वो एक बारी में नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं हर बार आपको बोल रही हूं कि खाना डाइजेस्ट हो गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूट्रिएंट जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, ब्लड के थ्रू जा रही है। और वो जो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कौन भेज रहा है ब्लड को, ब्लड की कोई मर्जी नहीं होती वो इधर से कहीं पे भी इधर उधर भाग जाए, ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है। लंग्स और जो हमारा हार्ट है वो बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि लंग्स तो ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर लेके जा रहा है, अब वही ऑक्सीजन वाला ब्लड जाना चाहिए। एट द सेम टाइम हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो वही वाला ब्लड
फिर किस तरीके से जाएगा कि लंग्स को वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। तो बहुत तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है और हम पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो बच्चों कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स, उन्हीं के पास होते हैं क्या क्या? ब्लड होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उनके पास लिम्फ होता है। ठीक है, चलो अब ये जो ब्लड है ये कैरी करता है बहुत सारी चीजें, हम आगे देखेंगे, ऑक्सीजन, गैसेस, न जाने क्या क्या। तो बेसिकली लिम्फ भी, ये दोनों मिलके कई सारे सब्सटेंसेस और वेस्ट इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद ये कैरी कैसे होंगे? कोई चैनल होगा ना भाई, कोई पाइप होगा ना। ऐसे ही तो ये ऐसे पानी बिखरा नहीं हुआ है, जैसे पानी बिखरा हुआ है ऐसा नहीं है, प्रॉपर पाइपलाइन लगी हुई है हमारी बॉडी के अंदर। इतना पूरा एकदम खतरनाक चैनल है, नर्व्स का, एंड आर्टरीज का, वेन्स का, सब कुछ का। तो ये जाती किसके थ्रू है? दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वही छोटी छोटी होके कैपिलरीज बनती हैं, और एक आपकी वेन्स होती हैं, हम अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा बच्चों हार्ट होता है। हार्ट ही है जो पंप करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े ट्रीज के केस में रूट्स जो हैं वो पानी तो ले पा रहा है नीचे से, लेकिन वो उसको ऊपर कैसे डालेगा? इतने लंबे ट्री के ऊपर तक कैसे जाएगा? वो ऐसे पहुंच पाता है कि ऊपर से पानी ट्रांसपिरेशन होती रहती है, पानी उड़ता रहता है ऊपर, तो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक पुल क्रिएट होता है। अब ब्लड पूरी, मतलब हार्ट हमारे इधर है बच्चों, हार्ट बीच में होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, लेफ्ट। ठीक है, उसको हर एक बॉडी के पार्ट्स में क्या पहुंचाना है? ब्लड पहुंचाना है। तो ये पंपिंग एक्शन होता है, ये पंप करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के साथ। तो जैसे मैंने कहा, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये बच्चों एक आपका फ्लूइड होता है और ये एक टिश्यूज है। ब्लड बच्चों एक टिश्यू होता है, ये अलग अलग सेल से बना होता है, एंड इट इज विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे मसल्स होती हैं। ठीक है, वैसे ही ये भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किसकी? ट्रांसपोर्टेशन भाई गैसेस की करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी करता है? गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, उसमें आपका ऑक्सीजन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन करता है भाई वेस्ट की, चाहे डाइजेस्टिव का वेस्ट हो, कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है, भाई हमारी बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बच्चों, वो हार्मोन्स अलग अलग जगह जाएंगे। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जाएगा, है ना, हर तरीके से। अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल बॉडी के सेल्स में जाएगा। हम चॉकलेट खाते हैं, उसकी चीज़ें, उसके न्यूट्रिएंट्स, वो सब दिमाग तक, जहाँ पे भी अलग अलग जगह जा रही हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों ब्लड ही करता है। इट इज़ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, उसके अलावा ब्लड का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस। These fight against the diseases। अच्छा बच्चों, आप यहां से मेरे से पूछ रहे हैं कि लिम्फ क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी हम ब्लड पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रुको। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फ के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। लिम्फ आपका लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ, थोड़ा सा अभी आप पूछ रहे हो, जैसे कभी देखा चोट लग गई, हमें चोट लग जाती है तो खून निकलता है, कभी कभी पानी सा भी निकलता है ना, जो पानी पानी निकलता है, फ्लूइड निकलता है, येलो येलो वाइट वाइट से ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस होता है, वो बच्चों आपका लिम्फ होता है। लिम्फ में खूब सारा वाटर है, उसमें बहुत सारी सॉल्ट्स हैं, चीजें होती हैं। ठीक है, हम लिम्फ को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। दैट इज योर लिम्फ। ऑल राइट, चलो, तो इट फाइट अगेंस्ट द वेरियस डिजीजेस। अब वो कैसे करता है? ये सारी चीजें ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स में डिपेंड करती है। तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा है, ब्लड इज अ टिश्यू और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे पहले हो गए आपके रेड ब्लड सेल्स, जिसको मैंने बोल दिया आरबीसीज।
ठीक है। दूसरे हो गए बच्चों आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हमने बोल दिया WBCs। तीसरे हो गए बच्चों आपके प्लेटलेट्स, और हो गया आपका प्लाज्मा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये सारी क्या चीज है। जो बच्चों आपका प्लाज्मा है ना, ये वो लिक्विडी वाटरी सब्सटेंस है। इसी के अंदर ये सारे सेल्स हैं बच्चों, ये सारे सेल्स हैं जो इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, इसके अंदर तैरते रहते हैं। तो इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करती हूँ बच्चों आरबीसीज को ना, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लियस कंडीशन होती है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना फॉरेंसिक में, क्या पढ़ते हैं कि भाई किसी का ब्लड सैंपल मिला है तो पता लगाना है कि ये उसका डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, पता लगाना है कि ये किसका डीएनए है, ये ब्लड सैंपल किसका है। तो कैसे पता करते हैं? उसमें तभी पता कर पाओगे बच्चों जब उसके अंदर WBCs होंगे, क्योंकि WBCs के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है। तो अगर सिर्फ ब्लड है ना, सिर्फ आरबीसीज है ना सैंपल के अंदर, तो सिर्फ आप ब्लड ग्रुप पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसका डीएनए पता करना है तो आपको व्हाइट ब्लड सेल्स में जाना होगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स का काम है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करना हीमोग्लोबिन की मदद से। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संग बाइंड करता है। ठीक है, नाउ अब जब मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करती हूं तो इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। ये डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि ये बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, ये बॉडी में क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। तो जो भी कोई डिजीज होती है, आपकी बॉडी में कितने तरीके के एंटीबॉडीज हैं, चाहे आप वैक्सीनेशन दे रहे हो तो जो बॉडी में बन रहे हैं, चाहे कोई स्नेक ने बाइट कर लिया तो बॉडी जिस तरीके से कर रहा होगा, चाहे डेली कितने सारे बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या हम खाते होंगे, हमारी बॉडी के अंदर जाते होंगे। आपकी बॉडी में हर वक्त बेटा बैक्टीरिया जा रहा है, हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जा रहा है, लेकिन अब हर समय बीमार नहीं होते। बीमार आप सिर्फ तब होते हो जब ये डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाता है। तो बॉडी हमेशा एक डिफेंस मैकेनिज्म रखती है, वो एंटीबॉडीज की वजह से होता है, दैट इज द WBCs। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका प्लेटलेट्स। आपको कोई चोट लग गई, या चलो आपको नहीं लगा रही, मैं अपने आप को लगा देती हूँ, मुझको चोट लग गई, ठीक है, अब मेरा खून बहे जा रहा है, तो मतलब क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाएगा ज्यादा। ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, मेरे हर सेल को वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, और इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि मेरी डेथ हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है। जब आप देखते हो ना हैमरेज एक कंडीशन होती है, व्हाट इज दैट हैमरेज? कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये जो होती है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड को क्लॉट करने में, ताकि ब्लड ना बहे। एक कभी देखा है चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बहता है, फिर एक इकट्ठा सा गुच्छा सा बन जाता है, मतलब क्लम्प सा हो जाता है, जली जैसा कुछ हो जाता है, मतलब आप सोच लो, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, मतलब योर ब्लड स्टॉप्स एंड समथिंग विच इज फॉर्म्ड, एक क्लम्प सा बन जाता है, वो क्लॉटिंग हो जाती है। अगर वो नहीं होगी ना तो ब्लड बहता रहेगा आपका। सो नाउ यू नो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी सारी चीजें हैं ब्लड के अंदर। चलो अब आते हैं ब्लड वेसल्स में। अब जैसे मैंने कहा भाई ये ब्लड वेसल्स चलेगा किस में, ये घूमेगा किस में, है ना, पाइप चाहिए उसके लिए। तो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक जिनको आप बोलते हो वेन्स, और एक होती है आर्टरीज। अब देखो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। आर्टरीज बच्चों ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर कह देती हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी के पार्ट्स में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो कितना सारा उसको ब्लड पंप करना है, इतना सा हार्ट, एक मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है, और पूरी इतनी बड़ी सी बॉडी है,
ठीक है, हम लंबे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, पतले हैं, जैसे भी, हमारी बॉडी तो ज्यादा ही है ना हार्ट से, तो वो हार्ट पूरी बॉडी में हमें ब्लड पहुंचाता है, तो उसको पंप करना होता है, इसीलिए आर्टरीज जो होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं एंड दे आर इलास्टिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि उसको ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना होता है हार्ट के थ्रू एंड इट इज इलास्टिक। ठीक है, चलो एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी की सभी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती है, सिर्फ एक को छोड़ के एंड इट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। लिख लो, दिमाग में डाल लो अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती है। वन मोर इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट आर्टरी होती है बच्चों आयोटा। ठीक है, ये सारी हम पढ़ेंगे अभी के अभी। चलो अब आ जाओ वेन्स पे। देखो वेन्स में क्या क्या होता है, वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल से हार्ट में आएगी ना, हार्ट तो गलत चीज नहीं भेजेगा ना पूरी बॉडी में। हाँ, गलत चीज आ रही है हार्ट में, हार्ट उसको लंग में भेज के फिर से बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो क्योंकि ये प्रोसेस इतना पंपिंग एक्शन नहीं होता, तो इनकी थिन वॉल्ड होती हैं। और अगर आप देखोगे ना, जो आपको यहाँ पे दिखता है ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती, बिकॉज दे आर क्लोज टू द स्किन, क्लोजर टू द स्किन सरफेस। ठीक है, ऑल राइट, सभी की सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओनली एक्सेप्ट वन विच इज नोन एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट आया है? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से समझ लो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो उसके अलावा द लार्जेस्ट वेन इज बच्चों वेना कैवा। वेना कैवा भी दो होती है, तो इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा जो कि हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट में। अभी देखेंगे कैसे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया तो बच्चों पूछ लो इससे रिलेटेड। अगर कुछ अगला डाउट है तो आप वेट कीजिए। चलो अब हम आ जाते हैं हार्ट में। फाइनली ये है हमारा पूरा दिस इज द चैंपियन, भाई ये हीरो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। बाकी तो क्या थे, बाकी तो सारे उसके कैरेक्टर्स थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, मेन काम मैं करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट इसको करना है कि किसको क्या करना है, एंड दैट इज द हार्ट। ठीक है, दिल की बात, दिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब बच्चों को लगता है हार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। नाउ हार्ट इज between the lungs but slightly tilted towards the left. ठीक है, लेफ्ट की तरफ झुका होता है। इट इज द साइज ऑफ द फिस्ट। आपकी फिस्ट के साइज का होता है। मेरा हार्ट इतना होगा, और कैसे होगा, दिस इज माई लेफ्ट साइड, तो बीच में होगा, और इस तरह ये वाला पार्ट झुका है ना उस साइड, तो इस तरीके से झुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट हो गया, फिस्ट साइज हो गया। इट इज अ व्हाट, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन्स बच्चों, इसमें मसल्स होती हैं। ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स। कैसे? पूरा हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट पार्ट में और एक राइट पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? कहां गया हमारा? दिस इज योर लेफ्ट पार्ट, इसको डार्क कलर से लिखते हैं।
एंड दिस इज योर राइट पार्ट विच इज कनेक्टेड योर सेप्टा, ठीक है, सेप्टा उसको कनेक्ट करता है, डिवाइड करता है ना। अब आपके जो ऊपर होते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज द ऑरिकल, और जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर वाला दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, लेट मी राइट विद अदर पेन, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, इसमें क्या दिखेगा ठीक से, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा बच्चों एक देखो, एक मिनट, उल्टा हो गया, क्यों उल्टा हो गया ना, ये ऐसे बना होगा, ऐसे, ये हार्ट की इमेज ऐसे ना, लेकिन हम इसको ऐसे देखेंगे ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ऑल राइट, सो दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, this is your left ventricle, this is your right auricle and this is your right ventricle। तो लेफ्ट एंड राइट में हमारा हार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऊपर वाले चेम्बर्स बच्चों ऑरिकल होते हैं और नीचे वाले चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया, तो हमने लेफ्ट एट्रियम कर लिया, हमने लेफ्ट वेंट्रिकल कर लिया, हमने राइट वेंट्रिकल कर लिया और हमने राइट एट्रियम कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहां पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्स को क्या बोलते हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जस्ट लुक, अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो यू कैन करेक्ट इट। आर्ट्रियो, एक मिनट में करेक्ट, आर नहीं आएगा, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स। ये जो बच्चों होती हैं ये आपके बीच में होती हैं, यानी कि आर्ट्रियो इज योर एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज योर वेंट्रिकल। तो अपर और लोअर चैम्बर के बीच में जो वॉल्स होती हैं उसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल बोलते हैं। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं बच्चों वो मिट्रल वॉल्स हो गई, और जो आपके राइट हैंड साइड में हो गई उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, और वॉल्स होती हैं हमारी, और वॉल्स होती हैं। अब देखो, उससे पहले एक चीज देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक फटाफट से मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ जो हम आगे भी समझेंगे, लेकिन वो यहाँ पे भी समझना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गई मेरी लंग्स, लेट मी राइट इट डाउन। लंग्स ने हमको ऑक्सीजन दी, लंग्स से हमारे अंदर ऑक्सीजन आई। मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी है जो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, और सिर्फ एक वेन, याद रखो, मैं फिर से यहां पे दिखा रही हूं, सिर्फ एक वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और बच्चों ये वाली लंग्स से लेके आती है हार्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना हम रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बच्चों आपकी पल्मोनरी वेन में, दिस इज योर वेन, ओनली वन वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जब यहाँ पे आया, ये इसके अंदर आया होगा, ये देखो ये यहाँ पे ना ऊपर लाके छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ दिया, ये आया लेके इसको लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल ने इसको भेजा बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब ये यहां आ गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, एक चीज याद रखना, ऑरिकल का काम होता है रिसीव करना और वेंट्रिकल का काम होता है आगे पास करना, ठीक है। ये वेंट्रिकल क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये यहां से आया लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड, ये इधर आया, और ये वेंट्रिकल ने इसको भेज दिया वापस इस पाइप में। ये पाइप आपका देखो ये है, ठीक है, दिस इज योर नाउ आयोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको आयोटा में भेज दिया, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जो इसको पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी, ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। ये हो गई साइकिल मेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। देखो फिर से रिवाइज करते हैं, मैंने सांस ली, ऑक्सीजन आई लंग्स से, पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही लंग होता है, और लंग से लेके वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जा रही है, आया वो लेफ्ट एट्रियम में, पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको ऑरिकल के आयोटा के पास भेजा और आयोटा ने उसको पूरे बॉडी में पंप कर दिया। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं। ठीक है, समझ आया? बहुत धीरे इसलिए समझा रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो उसके बाद क्या होगा, अब पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हार्ट में आएगी ताकि वो लंग्स के पास भेज के उसको आउट कर दे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, हम ब्लू पेन से हम अपना बनाते हैं। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों लेके आएगी लोअर पार्ट से। इंफीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन और सुपीरियर वेना केवा लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, इंफीरियर बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आएगी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हार्ट से नीचे वाला पार्ट ज्यादा है ना, इसीलिए इंफीरियर वेना केवा ज्यादा बड़ी है। तो ये लेके आएगी इसको। अब फिर से मैंने क्या कहा, ऑरिकल हमेशा रिसीव करते हैं बच्चों, ऑरिकल में यहां पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नीचे इसने भेज दिया इसको राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड फाइनली ये इस पाइप में चला गया और देखो कहां निकल के आ गया, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से फिर आ गया ये पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके जाएगी लंग्स के पास और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, बस ये था। ये कैसे याद होगा, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, एक डायग्राम बनाओ और खुद लिखो, तभी समझ आएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर सर्कुलेशन। नाउ वॉल्स का मैंने आपको बताया था, वॉल्स अब हम क्यों पढ़ रहे थे, ये जो वॉल्स है ना बच्चों, मिट्राल वॉल्व और ये इसको पुश करती है, मतलब जैसे ऊपर वाले पार्ट से नीचे आ गया तो इट मेक श्योर कि ब्लड का फ्लो अच्छा हो, और इन्हीं वॉल्स की वजह से लबडब लब धक धक साउंड आती है। ठीक है, और वॉल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स का मतलब है, इसको येलो से मार्क कर देते हैं, कहां गए, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये देखो किसके बीच में है, ये बच्चों आपकी राइट वेंट्रिकल, इसको कहां मार्क करूं, राइट वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है। Similarly, there is your aortic wall, मिट गया, aortic wall which is between your left ventricle and aorta, again ताकि कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक से उसका फ्लो हो जाए। ठीक है, सेप्टम इसीलिए होता है ताकि मिक्सिंग ना हो, वॉल्स उसका फ्लो जो है वो इंश्योर करते हैं अच्छे से हो। नाउ और क्या रह गया हार्ट के बारे में, और क्या रह गया हमारे हार्ट के बारे में, 4 चेंबर हो गया, सेप्टम हो गया, ये सब हो गया। नाउ इसकी जो क्या होती है वॉल, इसकी जो वॉल होती है इट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, आई राइट इट हियर, पेरिकार्डियम, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन कंप्लीट। नाउ फटाफट से डबल सर्कुलेशन यहाँ पे देख लो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आती है उसको, दिस इज योर पल्मोनरी वेन विच इज योर लार्जेस्ट, सॉरी नॉट लार्जेस्ट, दिस इज द ओनली वेन विच इज कैरिंग आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेके आई उसको लेफ्ट एट्रियम में, वो नीचे आ गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आयोटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी वो पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ले गया। बॉडी ऑर्गन ने ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, एंड फाइनली इंफीरियर वेना केवा और आपकी सुपीरियर वेना केवा उसको लेके आएगी कहां पे, राइट एट्रियम में बच्चों। यहाँ पे राइट एट्रियम फिर से उसको राइट वेंट्रिकल में दे देगा, एंड फाइनली पल्मोनरी आर्टरी उसको ऑक्सीजन बाहर दे देगा। सो दिस इज योर ऑक्सीजन विच इज गोइंग आउट। ठीक है, चलो इसको हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर होल ब्लड सर्कुलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ना ये डबल सर्कुलेशन क्यों है, डबल सर्कुलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कुलेशन हो रही है, एक जिसको आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन।
पल्मोनरी का मतलब जैसे मैंने बताया लंग्स होती है, तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है फिर जो जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, वो सारी पल्मोनरी हो गई। ठीक है, जो बॉडी पार्ट में बच्चों जा रहा है और लेके आ रहा है दैट इज जस्ट सिस्टमैटिक। इसीलिए दो दो सर्कुलेशन साथ साथ होती है। हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। दीज आर योर होमवर्क, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा तगड़ा वगड़ा बात नहीं है। एंड देन वील स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।